सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार अंकित। तो प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है। फिर इस सेशन को शुरू करते हैं यहाँ से। आप सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। मुकेश पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, एक बार बताइए बेटा, सब ऑल ओके है, ऑडिबल भी है, विजिबल भी है। जूली, मनीष, मुकेश पाल, ठीक है, आयुषी, निष्ठा, प्रियंका जांगिड़। चलिए, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लोज टेस्ट की क्लास है आज। क्लोज टेस्ट टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस वाली क्लास में मेरे से तो पढ़ा ही होगा, काफी बार मैंने टॉपिक पढ़ा है। और वैसे मैं आपको बता दूं बेटा, अभी मैं ऑफिस में नहीं हूँ, बाहर से क्लास ले रहा हूँ। तो अभी ऑफिस में जो हमारे स्ट्रीमर भैया हैं, तो वो वहाँ से भी क्लास अरेंज करवा रखा है उन्होंने। तो कमेंट बॉक्स जो है अभी वही ऊपर नीचे करेंगे, जो कि बार बार नीचे कमेंट चला जाता है ना, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है कि नीचे स्टूडेंट ने जो है कोई डाउट पूछा या क्या हुआ। तो मैं आप चाहूंगा कि हमारे स्ट्रीमर भैया को जो कमेंट थोड़ा सा ऊपर कर दें। चलिए, तो करते हैं स्टार्ट फिर। तो ये क्लोज टेस्ट वाला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है। चलो, तो एक बहुत ही शानदार सी लाइन से आप अपनी क्लास को शुरू करेंगे यहाँ से। वो क्या है? तुम बस मेहनत के बादल बनाओ, कामयाबी की बारिश होनी तय है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सिर्फ आप मेहनत करिए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहिए, कामयाबी की बारिश आपकी जिंदगी में अपने आप होगी, अपने आप आपको जीवन में कामयाबी मिलेगी, ये तय है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। चलिए, तो क्लोज टेस्ट का सेट नंबर 1 मैं चाहूंगा पहले ना एक बार मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, एक बार इसको पढ़ के ना इसकी मीनिंग को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो मैं साइड हो रहा हूं स्क्रीन से, आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, एक सेकंड, आप इसको कमेंट नीचे निकल गए। रुक रही है क्लास? अच्छा, मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है बेटा? वीडियो स्टक हो रही है? अ, एक बार मैं जरा पूछ लेता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक बार बेटा पूछ लेता हूँ हमारे स्ट्रीमर जैसे कि वीडियो रुक क्यों रही है, क्या इशू आ रहा है। ठीक है, वो सही कर देंगे। हाँ, चलिए, हाँ जी, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो लिखा है 4 ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स। जैसे कि आपका फॉर्म्स कह रहा हूँ, फॉर्म्स यहाँ फॉर्म्स होना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 4 मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स जो कि इस दुनिया में है, ठीक है, जैसे कि आपका फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, ऑफ सोशल मीडिया के में सबसे ज्यादा लाइमलाइट में यही रहते हैं, सबसे ज्यादा जो है यही यूज किए जाते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया डैश ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। ये चारों मिलकर के क्या कर रहे हैं आज के टाइम में, जितने भी यंगस्टर्स हैं, यंग पीपल के जितने मेंटल हेल्थ है ना, उसको क्या कर रहे हैं? ग्रेट पेन दे रहे हैं या डैमेज कर रहे हैं, ग्रेट पेन या डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा? डिक्रीट, इंप्रेस, इन्फ्लिक्ट या आपका पर्सपेक्टिंग या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? तो यहाँ पे कहा जाएगा इन्फ्लिक्ट करना, डैमेज लिखा है ना शब्द, तो डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाता है। तो इन्फ्लिक्ट से डैमेज होता है, यानी कि कोई चीज पेन, किसी को पेन देना या किसी को बहुत ज्यादा सताना, तो इन्फ्लिक्ट कहा जाता है। ठीक है, जैसे कोई डंक अगर कोई मधुमक्खी ने मार दिया तो उसके लिए भी इन्फ्लिक्ट कहा जाता है कि इन्फ्लिक्टेड ग्रेट पेन, इन्फ्लिक्टेड ग्रेट डिफिकल्टीज, इन्फ्लिक्टेड ग्रेट डैमेज। ठीक है, तो डैमेज देना, पेन देना, डिफिकल्टी देना, तो इन सबके लिए इन्फ्लिक्ट आता है। ठीक है, सबकी मीनिंग के साथ आपको मैं बता दूंगा बेटा। देखो, पहला जो शब्द है इसकी मीनिंग क्या है बाबू? तो इसकी मीनिंग क्या है? तो पहला शब्द आपके सामने है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट इसका मतलब होता है बेटा डिससेक्रेट। डिससेक्रेट इसका मतलब होता है अपवित्र करना। ठीक है, ओहो, ज्यादा हो रहा है क्या? मतलब बच्चा वो वीडियो बार बार रुक रही है क्या? हम्म, ऐसा तो खैर नहीं होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हमारे स्ट्रीमर भैया जो है वो देख रहे हैं, वो आपके कमेंट पढ़ेंगे और उस हिसाब से जो है वीडियो को ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो, तो डी सीक्रेट, डी सीक्रेट का मतलब हो जाता है बेटा अपवित्र करना किसी चीज को। जैसे एक होता है होली या सीक्रेट या सैक्रेट, यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र कोई चीज, पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथ, पवित्र नदी, और उसका उल्टा कर दो अपवित्र होना। ठीक है, तो डी सीक्रेट कहा जाता है। इम्पेशियस का मतलब होता है आधर्मिक, यानी कोई ऐसा पर्सन जो धर्म के खिलाफ काम करता हो, जो धर्म के खिलाफ रहे, धर्म के खिलाफ काम करे। अगला आता है इन्फ्लिक्ट, इसका मतलब कष्ट पहुंचाना। अभी मैंने पीछे बताया ना ये शब्द आपको, कष्ट पहुंचाना, किसी को पीड़ा देना, प्रॉब्लम क्रिएट करवाना। ठीक है, और लास्ट वर्ड है आपके सामने परपेट्रेटिंग, इसका मतलब होता है अंजाम तक पहुंचाना या अंजाम देना। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर आपका होगा सी ऑप्शन, क्योंकि सी पे लिखा है आपका इन्फ्लिक्ट। तो इन्फ्लिक्ट सोशल मीडिया जो है वो क्या कर रहा है? तो सोशल मीडिया इन्फ्लिक्ट ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ, यानी कि जो मेंटल हेल्थ है आज के टाइम में जो यंगस्टर्स की, उसको बहुत डैमेज करने का काम कर रहा है सोशल मीडिया। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज। हाँ, तो देखो यहाँ पे है कि भाई ये जो 4 प्लेटफॉर्म है कौन कौन से? तो ट्विटर, फेसबुक, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। ठीक है, तो दीज 4 प्लेटफॉर्म्स हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। ये 4 प्लेटफॉर्म जो है ये काफी नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं किन पे? तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स पे, आज के टाइम में जितने यंगस्टर्स हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज। तो बिकॉज दे कैन मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है बेटा कम करना किसी चीज को। और ये वाला शब्द आपको याद होगा बेटा कि कई बार मैंने द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में पढ़ाया है। मिटिगेट याद करो, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी से याद करवाया था, मिट्टी गेट, मिट्टी गेट कम करना। ठीक है, किसी चीज के असर को कम करना। एक्सेसरेट का मतलब होता है बढ़ा देना किसी चीज को, क्या करना? तो बढ़ा देना। अच्छा, यहाँ पे वैसे और भी वर्ड है, एलिवेट है, इफेक्चुएट है। तो फिलहाल इसका अगर आप लोग लगातार पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग, अच्छा एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं जरा एक बार बोल देता हूँ हमारे स्ट्रीमर जी को कि वाईफाई का इशू है क्या।
चलो बेटा मैं तब तक आगे चलता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है कभी-कभी। हाँ, आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था? चलो मैं सबकी मीनिंग के साथ आंसर बता देता हूँ। आंसर तो आप लोगों ने बता दिया है, देखो आ चुका था आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आयुषी सिंह बेटा बिल्कुल सही है आपका आंसर, बी हो जाएगा। अच्छा मीनिंग के साथ समझ लेते हैं बाकी को भी। देखो यहाँ लिखा था बेटा कि नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज़ दे कैन डैश चिल्ड्रंस एंड यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज। तो दे कैन डैश, तो दे कैन जो बच्चे हैं ना उनकी भी पूरी की पूरी लाइफ को या पूरी की पूरी मतलब एक तरीके से मेंटल सिस्टम को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। सेसेवेट का मतलब होता है कर देना, तीव्र कर देना भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक शब्द लिखा है एलिवेट। एलिवेट इसका मतलब होता है किसी चीज को सूद कर देना, शांत कर देना। ठीक है, एलिवेट का मतलब होता है सूद कर देना, शांत कर देना। सब चलो चलो आगे बढ़ता हूँ। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वाईफाई का इशू है, आज के लिए बस थोड़ा सा झेल लो, बाकी कल से तो नॉर्मल हो ही जाएगा। राइट, अभी ठीक है बच्चों, अभी ठीक है, बोलिए। चलो रजनी चंद्र, हाँ बेटा कोई बात नहीं, वो थोड़ा बहुत हो जाता है कभी कभी। अभी ठीक है फिलहाल, बोलिए। ठीक है तो एक बार बोलिए, कमेंट बॉक्स दिखाओ। चलो फिलहाल अभी आ जाएगा आपका कमेंट, मैं फिलहाल आगे बढ़ता हूं बेटा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है क्या? तो बी ऑप्शन। अच्छा अगले का था एलिवेट, शांत करना, और इफेक्चुएट का मतलब हो जाता है किसी चीज को सिद्ध करके दिखाना या प्रूफ करना, उसको कहा जाता है आपका इफेक्चुएट। अगले पे आते हैं बेटा, नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है, कहां गया? तो ये तो हो गया था आपका यंग पीपल्स बॉडी इमेज वरीज एंड वर्सन बुलिंग स्लीप प्रॉब्लम, यानी कि इस चीजों की वजह से, यानी कि ये जो हमारे सोशल मीडिया जिस तरीके से हमें परेशान करते हैं या हमें मेंटल हेल्थ हमारी जो है वो खराब करते हैं, तो इस पे ना ही सिर्फ हमारे बॉडी पे भी असर पड़ता है बल्कि एंजाइटी, डिप्रेशन और साथ साथ में लोनलीनेस। एंजाइटी का मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत ज्यादा गुस्से चिड़चिड़ापन होना। डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में परेशानी में चले जाना। लोनलीनेस यानी कि अकेलापन। ठीक है। द फाइंडिंग फॉलो ग्रोइंग डैश अमंग पॉलिटिशियंस, बताइए द फाइंडिंग फॉलो, द फाइंडिंग्स यानी कि जो फाइंडिंग्स आई, यानी कि जो निष्कर्ष निकल करके आया, तो उसने क्या दिखाया कि द फाइंडिंग्स फॉलोड ग्रोइंग डैश अमंग पीपल। तो ग्रोइंग ब्रीडल या फिर कंस्ट्रोनेट, ऑइज कंसर्न, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ग्रोइंग कंसर्न अमंग पॉलिटिशियंस, हेल्थ बॉडीज, डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग, तो यहाँ पे बेटा आपके पास में कंसर्न वर्ड आना चाहिए था, ग्रोइंग कंसर्न। ठीक है। चलिए ग्रोइंग कंसर्न बोला जाता है। ठीक है, चलिए हाँ क्लियर हो गया, बोलिए। ओके, तो ग्रोइंग कंसर्न होता है, क्या होता है बेटा? ग्रोइंग कंसर्न। देखिए यहाँ पे आपके सामने ये लिखा भी हुआ है, ग्रोइंग कंसर्न। ठीक है, तो स्लीप प्रॉब्लम, एंजाइटी, पीपल बॉडी इमेज वरीज एंड वर्सन बुलिंग, स्लीप प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। द फाइंडिंग फॉलो ग्रोइंग कंसर्न अमंग पॉलिटिशियंस, यानी कि ये जो है बहुत ज्यादा कंसर्न का मैटर बनता चला जा रहा है सभी के लिए, सभी के बीच में जो बहुत ज्यादा ये कंसर्निंग इशू है अमंग ये सारे जितने डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या नेट्रिशियंस हैं, सारे के सारे पेरेंट्स वगैरह हैं, सफरिंग हार्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग। तो यहाँ पे बुलिंग में थोड़ा टाइपिंग है, कोई बात नहीं। एंड सोशल मीडिया डैश, अब फोर्थ वाले में देखते हैं क्या आएगा। चलो देखते हैं, साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया रीइंफोर्सिंग एबिंग, या फिर आपका ऑगमेंट या एसेंचुअर, या इनमें से कोई भी नहीं। फीलिंग ऑफ सेल्फ लूथिंग, बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए? चलिए अब भी हो रहा है, ओहो क्या करें। चलिए कोई बात नहीं बेटा, बस आज के लिए ना, आप चाहें तो बाद में इसको रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। आज के लिए बस थोड़ा सा आप ना झेल लीजिए, कल से जो है नॉर्मल हो जाए। कल मैं ऑफिस में चला जाऊंगा ना, तो फिर कल से ये ठीक तरीके से ही क्लास होगी। बस आज के लिए थोड़ा सा परेशानी है। ठीक है, ये लो करके बताओ इसको। तो यहाँ पे क्या था बेटा, आपका आंसर क्या होना चाहिए था? एंड सोशल मीडिया डैश फीलिंग ऑफ सेल्फ लोथिंग एंड लोडिंग देम टू कमिट सुसाइड, हाउएवर द लीडर ऑफ द यूके साइक्लिस्ट। तो बेटा रीइंफोर्स एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को मोटिवेट करना, कुछ करने के लिए या कुछ होने के लिए रीइंफोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। देखो यहाँ पे जो है मुकेश ने बिल्कुल सही आंसर ऑलरेडी दे दिया था, मनीषा, मुकेश, ललिता, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपके पास रीइंफोर्सिंग वर्ड आ जाता है बेटा। तो सोशल मीडिया रीइंफोर्सिंग, सोशल मीडिया क्या करता है? रीइंफोर्स करता है फीलिंग ऑफ सेल्फ लोथिंग, यानी कि सेल्फ लोथिंग की फीलिंग को ये वहां पे जगाता है, साथ ही साथ में लीडिंग दैट टू कमिट डैश, तो यानी कि सुसाइड वगैरह, यानी कि उस चीज को वो यहाँ तक भी ले जाता है कई बार। मतलब ऐसा कंसर्निंग वहां होता है कि लोगों को जो है एक तरीके से डिप्रेशन का शिकार बनाना, या फिर जो है उनको गलत ट्रैक की तरफ लेकर के चलना, ये सोशल मीडिया का काम हो सकता है। हाउएवर द लीडर ऑफ द यूके साइकियाट्रिस्ट सेड दीज फाइंडिंग्स वर टू सिंपलिस्टिक, यानी कि दो लीडर ऑफ द यूके साइकियाट्रिस्ट, यूके के जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं उनके लीडर ने ये बात कही कि दीज फाइंडिंग्स वर टू सिंपलिस्टिक एंड दे डैश ब्लेम्ड सोसाइटी, बताइए simplicity and they dash blamed, they legitimately blamed society, social media या outlaced unfairly या impartially, बताइए। देखो इसके आगे की लाइन पढ़ोगे ना तो ये समझ में आ जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, सिंपलिस्टिक एंड दे डैश ब्लेम सोशल मीडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजन व्हाई द मेंटल हेल्थ ऑफ सो मेनी यंग पीपल इज सफरिंग, यानी कि ये जो है प्रॉपर तरीके से किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है यहाँ पे, सीधा सीधा तो यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जाता है कि सीधा सोशल मीडिया को, कि भाई जो सोशल मीडिया है वही डायरेक्टली जो है इस चीज के लिए क्या है, तो जिम्मेदार है कि भाई वो जो है कहीं ना कहीं लोगों को क्या कर रही है, बहुत ज्यादा उनको जो है इस गलत ट्रैक की तरफ लेकर के जा रही है या डिप्रेशन का शिकार बना रही है। तो इसका पूरा का पूरा किस पे कर दिया गया है? सोशल मीडिया पे। तो एंड दे अनफेयरली ब्लेम्ड सोशल मीडिया, यानी कि अनफेयरली तरीके से सोशल मीडिया को ब्लेम कर दिया, जबकि हमारे सराउंडिंग्स में जो चीजें चलती है, हमारे सराउंडिंग में जो चीजें घटती है, हमें उसका भी ध्यान देना चाहिए। देखो आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, जिसकी वजह से आज जो है मैं प्रॉपर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, बट कोई बात नहीं। आज की जो क्लास होगी ना, आप अगर लाइव में ठीक से नहीं देख पा रहे, अब बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो आपको ठीक से मतलब आप ठीक से देख पाओगे। तो अभी फिलहाल आप जो है मैनेज कर लीजिए, बस आज की बात है। ठीक है, हाँ तो आगे बढ़ता हूं बेटा। तो ये आपका हो गया था अनफेयरली, इसका आंसर हो जाएगा अनफेयरली। ठीक है, चलो अच्छा बाकी की मीनिंग तो मैंने बताई नहीं आपको, बाकी की मीनिंग तो जाननी जरूरी है। लेजिटिमेटली का मतलब होता है बेटा वैध तरीके से या पूरे प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के साथ। आउटलैंडिश का मतलब होता है आउट के लैंड का, आउट के लैंड यानी कि आउटसाइड का कोई लैंड, यानी कि विदेश की धरती या दूसरा देश। अच्छा इसके बाद अगला आता है इम्पार्शियली। इम्पार्शियल का मतलब एक होता है पार्शियलिटी करना, इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या होता है बेटा? भेदभाव। और इम्पार्शियल का मतलब होता है फेयर तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्लोज टेस्ट का सेट नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो मैं अब स्क्रीन से साइड होऊंगा, आप लोगों को टाइम देता हूं, आप लोग एक बार ट्राई करके कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लो करो।
करो बेटा, कोशिश करो। हम्म। हम्म। चलिए मुकेश पाल, पढ़ लिया? चलो अब एक बार read करते हैं इसमें। दिस ईयर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, यानी इस साल दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कौन? ऑब्वियसली इंडिया। तो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय डैश रशिया, बिगेस्ट कंट्री बाय डैश, और उसके बाद देखो कॉमा है, फिर रशिया लिखा है। तो भाई रशिया किस मामले में सबसे बिग है? किस मामले में रशिया सबसे बिग है? तो यहाँ पे पॉपुलेशन के मामले में नहीं सर, पॉपुलेशन के मामले में तो चाइना और उसके बाद इंडिया था, लेकिन अब इंडिया नंबर 1 पे आ गया। तो यहाँ पॉपुलेशन नहीं होगा, डेंसिटी नहीं, एरिया, डेमोग्राफी या इकोनॉमी। तो एरिया, एशिया, रशिया जो है वो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है कि उसके एक छोर पे सुबह होती है तो दूसरे पे रात होती है, इतना बड़ा वो देश है, और पूरे के पूरे ग्लोब में वो फैला हुआ है, इतना बड़ा देश है रशिया। ठीक है, तो एरिया आएगा। तो दिस ईयर यानी कि इस साल दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, और साथ ही साथ में एंड भी लिखा है, एंड द बिगेस्ट कंट्री बाय एरिया रशिया, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया ने, और साथ ही साथ में दुनिया के एरिया के मामले में सबसे बड़ी कंट्री रशिया ने, आर सेलिब्रेटिंग द 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो उन्होंने 70वां जो है एनिवर्सरी मनाया, उनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हुआ है उस चीज का उन्होंने सेलिब्रेशन किया। तो एरिया आएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे वर्ड्स अगर हम इंडिया के हिसाब से देख लेते ना तो पक्का आप लोग गलत करते। आप लोग क्या लगा देते? पॉपुलेशन। लेकिन ध्यान से देखो वहां पे एंड लिखा था, एंड लिखा था। तो जब एंड लिखा आ गया इसका मतलब भाई वो अलग है, ये अलग है, इसके हिसाब से देखना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? बोलिए क्लियर हुआ है? चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एरिया, इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है क्या बेटा कि 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, रशिया कंटिन्यूज टू बी अमंग इंडियाज मेजर पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस पार्टनर। तो रशिया जो है हमारे साथ डिफेंस पार्टनर बहुत लंबे समय से रहा है, कंटिन्यूज टू बी अमंग इंडियाज मेजर पॉलिटिको डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस पार्टनर नेशन, व्हाइल इंडिया हैज डैश सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कि बहुत लंबे समय से हमारा डिफेंस पार्टनर हो रहा है, साथ ही साथ में इंडिया हैज डैश सेपरेट स्ट्रेटेजिक, इन सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्ट या कंसीडर्ड कॉम्प्लिकेट कंटेम्पलेट रिफ्यूटेड या रिवोक्ड। अच्छा, इसके आगे की लाइन पढ़ो तो यहाँ कनेक्ट हो पाएगा आपसे क्या कि यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्ट विद मोर देन 2 डजन कंट्री, यानी 2 दर्जन से ज्यादा कंट्रीज के साथ हालांकि इंडिया ने अपने रिलेशन अच्छे बना रखे हैं। द इंडिया एंड रशियन गवर्नमेंट इन दिसंबर 2010, कि इंडिया और रशिया के ये जो गवर्नमेंट है 2010 में इन्होंने डेयर बायलैटरल स्ट्रेटजी। अच्छा वो क्या होगा इसके आगे का वो तो हम नेक्स्ट में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे है बेटा कि बाकी देशों के साथ हमने संबंध जोड़े। तो संबंध बनाने को क्या कहा जाएगा? बनाने के लिए क्रिएट, मेक आता है, लेकिन यहाँ तो है नहीं ऐसा कुछ। तो इंक्ड एक शब्द लिखा है, INKED, इंक्ड लिखा है, इंक्ड। इसका मतलब भी होता है बेटा, इंक का मतलब होता है किसी चीज को बनाना या कोई चीज मतलब बेहतरी करना, उसको इंक कहा जाता है। अच्छा बाकी की मीनिंग को देखें। कंसीडर का मतलब होता है कि किसी चीज की वैल्यूएशन करना, वैल्यू करना, कंसीडर किया जाना। कंटेम्पलेट का मतलब होता है परेशान होना, चिंतित होना। रिफ्यूटेड का मतलब होता है तोड़ देना, खंडित कर देना, किसी बात को काट देना। और रिवोक तो आप जानते ही हैं बेटा, रिवोक का मतलब हो जाता है कि किसी चीज को लागू करके हटा देना, लागू करना, जैसे कि पहले कोई नियम को लागू कर दिया गया और फिर उस नियम को हटा दिया गया तो उसको रिवोक कहा जाता है, कि लागू करके हटा दिया। ठीक है, तो इंक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला फिर आपसे पूछा जा रहा है ये राइट नंबर का कि सेपरेट स्ट्रेटेजिक पार्टनर पैक्ट विद मोर देन 2 डजन कंट्रीज, द इंडिया एंड रशिया गवर्नमेंट्स इन दिसंबर 2010 डैश देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो दिसंबर 2010 डैश देयर बायलैटरल, तो यहाँ पे कॉल्ड देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक या एलिवेटेड, रिफ्रेश्ड, नलिफाइड या रिवाइव्ड, बताओ। बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब? बोलिए। चलो आपका कमेंट थोड़ा सा लेट आता है बट कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं, आप अपना आंसर मैच कर लेना। देखो तो इंडियन एंड रशियन गवर्नमेंट्स इन दिल्ली इन सॉरी दिसंबर 2010 डैश देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो एलिवेटेड मतलब इंडिया और रशिया ने क्या किया, अपने बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को 2010 में क्या किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया था। अच्छा यहाँ पे आपका कॉल्ड नहीं होगा, बुलाने की बात नहीं है, यहाँ पे एलिवेट करना यहाँ पे होगा। क्यों होगा बेटा? क्योंकि यहाँ पे ये एक्चुअल में ये चीज, एक तो पहली चीज कि प्रैक्टिकली ये चीज हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि ग्रामेटिकली भी वो सही बैठना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल्ड इसलिए कॉल्ड देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो कॉल का मतलब बुलाना, पुकारना, किसी को कहना। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला आता नहीं, कॉल्ड इसलिए हटा दिया। रिफ्रेश का मतलब होता है कि जैसे तरोताजा हो जाना, तो वो भी यहाँ पे डिफेंस के मामले में सही नहीं बैठ रहा है। और रिवाइव का मतलब होता है, नलिफाइड का मतलब होता है कैंसिल आउट कर देना, किसी चीज को खंडित कर देना, हटाओ ये बेकार है, टूट गया भाई मैं तो नलिफाइड वो तो होगा नहीं। और रिवाइव का मतलब होता है किसी चीज को दोबारा ठीक करना। तो एलिवेट का मतलब होता है बढ़ाना, यानी कि पहले जितने पैक्ट हमारे साइन थे रशिया से, हमने उसको और क्या किया, बढ़ा दिया और ज्यादा कर दिया। ठीक है, उसको कहा जाता है राइट। तो इंडिया और रशिया का जो डिफेंस पार्टनरशिप है, यानी कि हम जो उससे डिफेंस की चीजें खरीदते हैं, हम जो उससे मिसाइल वेपन्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो पहले से खरीद रहे हैं, अब उसको हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। ठीक है, और ज्यादा हमने क्या किया, उसको बढ़ा दिया है। तो आंसर आपका बी आ जाएगा, ये लीजिए आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। बहुत बढ़िया, आयुषी सिंह कह रही है मेरे तो सारे सही हो रहे हैं आज, बहुत बढ़िया आयुषी, एक बार क्लैप कर दो सारे बच्चे आयुषी के लिए और जुलाई के लिए, जुली बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला आपसे पूछा जाता है क्या बेटा कि एलिवेटेड देयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू व्हाट दे टर्म्ड अ स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप को किस नाम से जानते हैं या क्या नाम इन्होंने दे रखा है उस पार्टनरशिप को कि स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये स्पेशल भी है और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। The New Delhi based dash Foundation for National Security Research, तो the New Delhi based NGO startup personal think tank या avenue foundation of national security researcher which did a comparative assessment। देखो NGO का तो यहाँ काम कोई होगा नहीं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई जो है NGO बीच में आकर के अपना काम करेगा, ये तो होना नहीं चाहिए, इसको हटा देते हैं। हाँ, स्टार्टअप का मतलब होता है कि कोई नया बिजनेस शुरुआत होती है उसको कहा जाता है स्टार्टअप करना, तो वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, हटा दो। पर्सनल वो वाला पर्सनल अलग होता है कि भाई उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो अलग है, ये अलग है, इसकी स्पेलिंग भी अलग है, PPRSON, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ EL हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ऑफिसर्स, वो भी गलत है। थिंक टैंक, न्यू दिल्ली बेस्ड जो थिंक टैंक है, थिंक टैंक का
का मतलब क्या होता है बेटा? थिंक टैंक का मतलब हो जाता है कि ऐसे न्यूज़पेपर या मैगजीन या न्यूज़ चैनल वगैरह जो कि इनके ऊपर बातचीत करते हैं या इनसे रिलेटेड कंसर्न रखते हैं देश के सामने, उसको थिंक टैंक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें इस बात के। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ तो हाँ, तो यहाँ पे था बेटा हमारा कि द न्यू दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर नेशनल सिक्योरिटी रिसर्च, ये नाम है उस थिंक टैंक का। ये नाम है उस थिंक टैंक का, मतलब कोई न्यूज़ चैनल होगा या कोई मीडिया हाउस होगा, उसका नाम है which did a comparative assessment of India's strategic partnership, जिसने क्या किया? इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कंपैरेटिव असेसमेंट किया है, मीनिंग पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। उसके बाद ड्यूरिंग द 10 year period prior to November 2011 had said Russia emerged as the most important strategic partnership of in India followed by the US, France, UK, Germany and Japan at that order। मतलब रशिया जो है पिछले 10 सालों में हमने चीजें और बढ़ाई है और उसके साथ ही साथ में हमारे पास और भी पार्टनर रहे हैं जिनके साथ हम जो है कंटिन्यूअसली अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। जैसे कौन कौन है हमारा? तो यूके है, जर्मनी है, जापान है, ठीक है, ये सारे हैं। द नवंबर 2011 रिपोर्ट हैड फाउंड दैट रशिया हैड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट टू इंडिया and help enormously in build India's defense capabilities. However, it warned that the economic content of the India-Russia partnership is extremely weak and recommended that urgent and देखो अर्जेंट एंड डैश स्टेप नीड टू बी टेकन। तो अर्जेंट एंड वेरियस स्टेप्स नीड टू बी टेकन, यानी कि अर्जेंट और बहुत सारे तरह तरीके के स्टेप लेने की जरूरत है। प्रिकेरियस, विगरस, मिस्टिलस या आपका एक्सेलरेटिंग। यहाँ पे देखो नए नए शब्द सिखाता हूं आपको। इसका सही जवाब जो है वो था विगरस हो जाता, यानी कि पूरा जोशीला या जोश से भरा हुआ, जोशीला या जोश से भरा हुआ, उसको कहा जाता है बेटा विगरस। क्या कहा जाता है? मार कर गिरी हाथ से, कोई बात नहीं, उसको कहा जाता है बेटा विगरस। ठीक है, अच्छा, बाकी की मीनिंग को भी आपको देखो जानना समझना जरूरी है, इसके वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा। देखो क्या है बेटा? तो वेरियस का मतलब होता है बहुत तरीके के, बहुत सारे, उसको कहा जाता है वेरियस। अच्छा, प्रिकेरियस का मतलब होता है जो कि फिक्स ना हो, अनिश्चित हो, ठीक है, कंप्लीट ना हो। अच्छा, इसके बाद विगरस का मतलब होता है जोशपूर्ण, पूरा जोश से भरा हुआ, फला फूला। और आपका मिन का मतलब हो जाता है कि लिपि, हस्तलिप, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखी हुई कोई चीज। और अगला आता है बेटा एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग का मतलब होता है कि किसी को जो है एक तरीके से पालना पोसना या बड़ा करना या उसको जो है बेहतर बनाना, उसके लिए लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे विगरस हो जाता है अर्जेंट एंड विगरस स्टेप। अर्जेंट और बहुत ज्यादा जोशीला स्टेप जो है वो लिया गया था टू बी टेकन टू इंप्रूव इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यानी कि इंडिया और रशिया के बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है वो बहुत अर्जेंट बेस पे लिया गया था और साथ ही साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बेस पे इसको लिया गया था। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट पे आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है ना बेटा? अच्छे से सब क्लियर है ना? बोलिए। ओके, आगे चलते हैं। अगला आता है, ये आता है बेटा इसका सेट नंबर 3। एक बार इसकी बात कर लेते हैं, इसको पढ़ना शुरू। द हिंदी की पीडीएफ बेटा आज क्लास नहीं हुई द हिंदू एडिटोरियल की, बताया था ना कहीं मुझे जाना था, तो आज की द हिंदू एडिटोरियल की क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसकी पीडीएफ कैसे डालूंगा? कल वाली तो डली हुई है। हाँ, डल गई, मिल गई ना आपको? बोलिए, मिल गई ना? चलो अब एक बार इसको पढ़ो। सभी बच्चे पढ़ेंगे। चलो, अच्छा, यहाँ तक वर्ड ढक रहे हैं? ओके, एक मिनट, मैं इस वर्ड को थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये सारे वर्ड अच्छे से दिख सके। हाँ, अभी आपको दिख रहे हैं? कंटेंट ज़्यादा है ना? चलो करें, देखो बेटा, द ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे लीडर इन द मणिपुर वैली कॉल्ड बाय द यूनाइटेड नागा काउंसिल, यानी कि यूएनसी हैज बीन इन प्लेस सिंस नवंबर 1st। दिस हैज सेवरली अफेक्टेड लाइफ इन द स्टेट। ओके, एक बार इसका बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूं, फिर आपको जो है अच्छे से दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा, अब इसको कैसे किया जाना है ध्यान से समझिएगा। तो एस्केलेटिंग, अपफ्रंट, डिमिनिशिंग, वेरिंग या कंसिडरेबल, इतना हमने पढ़ा तो हमें एक बात तो समझ में आ गई स्टार्टिंग के 2 लाइन से कि ये टॉपिक किससे रिलेटेड है। तो ये टॉपिक है आपका बेटा कि ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है कुछ। द ब्लॉकेड ऑफ द नेशनल हाईवे लीडिंग, ब्लॉकेड का मतलब क्या होता है बेटा? बंद कर देना या ब्लॉक कर देना या बाधा डालना, हर्डल भी कह सकते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे लीडिंग टू मणिपुर वैली, मणिपुर वैली यानी कि मणिपुर की जो घाटी की तरफ जो नेशनल हाईवे जो जाता है, जो लीड करना मतलब जाना, उस तरफ को बढ़ना, कॉल्ड बाय द यूनाइटेड नागा काउंसिल यानी यूनाइटेड नागा काउंसिल के द्वारा उसको ब्लॉकेट किया गया, जो नेशनल हाईवे वहां पे बना हुआ है, हैज बीन इन प्लेस सिंस नवंबर 1st, यानी कि 1 नवंबर से चल रहा है। दिस हैज सेवरली अफेक्टेड लाइफ इन द स्टेट, और उस रोड के ब्लॉक होने से बहुत सारी जिंदगियों पे असर पड़ा है, बहुत लोग परेशान हैं उस बात से। तो विद शॉर्टेज एंड डैश कॉस्ट, शॉर्टेज एंड डैश कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाइज सच एज फ्यूल एंड फूड, यानी कि फूड और जो फ्यूल्स हैं, तो उनका फ्यूल है यानी कि तेल वगैरह है जो जिससे गाड़ियां चलेगी, साथ ही साथ में जो खाना पीना है तो वो पहुंच ही नहीं पा रहा है वहां तक। ठीक है, तो विद शॉर्टेज एंड एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाई, शॉर्टेज का मतलब कम होना और कॉस्ट क्या हो रही है, जाहिर सी बात बढ़ रही है, क्योंकि वहां फ्यूल और फूड तो पहुंच नहीं पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे जो है कॉस्ट लगातार एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है, उन चीजों की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। एस्केलेटिंग वर्ड आएगा, क्या आएगा बाबू? तो एस्केलेटिंग वर्ड आपका आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो विद शॉर्टेज एंड एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ एसेंशियल सप्लाई, यानी कि शॉर्टेज भी है और वहां पे जो बचा हुआ फ्यूल या फूड है तो उसकी कॉस्ट जो है बहुत क्या हो रही है, एस्केलेट हो रही है, बढ़ रही है। एसेंशियल सप्लाई, एसेंशियल जरूरतें जैसे फूड, फ्यूल, खाना पीना, ये सब है। इवन एज डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, थोड़ा इसको भी मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि वर्ड आपको ठीक से दिख सके। हाँ, अभी दिख रहा है? तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो इवन एज डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? नोटबंदी। क्या होता है बेटा? नोटबंदी। ठीक है, हाँ, नोटबंदी, कौन सी? नोटबंदी। ठीक है, तो इवन एज डीमोनेटाइजेशन हैज डैश प्रॉब्लम्स, इवन एज डीमोनेटाइजेशन हैज एक्सक्रीड प्रॉब्लम, स्पेसिफाइड, एक्सेसिबिटेड या आपका विंडिकेटेड या आपका एग्जेम्पलीफाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि इवन डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी या डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी जो है क्या हुआ, प्रॉब्लम जो है और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है, यानी कि पहले से ही थी प्रॉब्लम, अब वो और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि जो है वहां पे पहले जो मतलब कर सकते जो परचेज वगैरह कर सकते थे वो अब बिल्कुल भी वहां पे परचेज भी तक नहीं कर पा रहे हैं, ये वहां पे बोला जा रहा है। तो डीमोनेटाइजेशन हैज एक्सेसिबिटेड यानी कि बढ़ाना, किसी चीज को और ज्यादा बढ़ा देना, और ज्यादा तेज कर देना, तीव्र कर देना, उसको कहा जाता है एक्सेसोबेट। क्या कहा जाता है बेटा? एक्सेसोबेट, एक्सेसोबेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा
इस चीज का, एक्सेसबेट लिखा ना यहाँ पे, उसी के लिए लगाया जाता है। तो इसने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन ने एक्सेसबेट किया है प्रॉब्लम को। ब्लॉकेट लाइक दिस आर नॉट न्यू टू मणिपुर, ये चीजें मणिपुर के लिए कोई नॉट न्यू मतलब नया नहीं है। इन 2011 इन 2011 देयर वाज इनिशियली 100 डे प्लस ब्लॉकेट, यानी कि 2011 की स्टार्टिंग में ही इनिशियली यानी कि शुरुआती तौर पे देखा गया कि लगभग 100 जो है 100 डे जो है वो ब्लॉकेट रहा वहां पे, 100 डे प्लस तक, यानी 100 से ज्यादा दिनों तक तो वहां पे उन्होंने ब्लॉक रखा गया था, इनफोर्स बाय द कुकी लेड ग्रुप। कुकी जो वहां पे भी चल रहा है युद्ध, तो कुकी लेड ग्रुप के द्वारा 100 से ज्यादा दिन तक वो रोड को ब्लॉक किया हुआ था। अच्छा, बाकी की मीनिंग तो पता ही नहीं मेरा। एक्सीड का मतलब बढ़ाना, स्पेसिफाइड का मतलब होता है संतुष्ट करना, एक्सेसबेट तेज करना, विंडिकेट पुष्टि करना यानी कि किसी चीज की कंफर्मेशन लेना, और एग्जाम्पलीफाइड का मतलब उदाहरण देना। अच्छा, यहाँ पे हम थे बेटा, यहाँ पे इसकी हम बात कर रहे थे थर्ड वाले की। हाँ, तो यहाँ पे था कुकी लीड ग्रुप एंड काउंटर्ड लेटर बाय नागास ग्रुप, यानी कि 100 से ज्यादा दिनों तक तो है कुकी लीड ग्रुप ने उसको ब्लॉक करके रखा और उसके बाद नागा ग्रुप ने भी ब्लॉक किया, विच टुगेदर हैड अ डैश इफेक्ट ऑन लाइफ इन मणिपुर, जिस दोनों की वजह से मणिपुर की जो लाइफ है, मणिपुर के जो लोगों की जिंदगी है बहुत खतरे में आ गई। तो टुगेदर हैड अ ईटिंग, तो अ लिखा है सर, ईटिंग तो नहीं आएगा और वैसे भी ईटिंग का कोई सेंस नहीं बन रहा। हैड अ ईटिंग इफेक्ट नहीं, हैड अ काउंटर इफेक्ट नहीं, हैड अ माउंटेनिंग इफेक्ट ऑन लाइफ, बेफिटिंग इफेक्ट या डेलिबरेट ईटिंग इफेक्ट, ये आंसर आपका होना चाहिए क्योंकि लाइफ के ऊपर बात है ना बेटा। तो डेलिबरेटिंग का मतलब हो जाता है बेटा क्या चीज कि उनकी लाइफ उसको क्या कर दिया, कम कर दिया गया या कमजोर कर दिया गया, ये इसकी मीनिंग आ रही है। ठीक है, ये इसकी मीनिंग आ रही है, पढ़ के देखेंगे अपने आप आ जाएगा। तो टुगेदर हैड अ डैश इफेक्ट, तो टुगेदर हैड अ काउंटर इफेक्ट ऑन लाइफ इन मणिपुर, या फिर आपका माउंटिंग इफेक्ट ऑन लाइफ, या बेफिटिंग इफेक्ट, या फिर आपका डेलिबरेटिंग इफेक्ट। तो यानी कि उनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा क्या रह गई वहां पे, फ्रिजाइल रह गई कि मतलब वहां पे जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से वहां गोलाबारी फाइटिंग चल रही है, तो उसमें उन लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा रिस्क पे आ चुकी थी। ये है, दिस टाइम द ब्लॉकेड इज इन प्लेस टू अपोज द क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय द ओकरन इबोबी सिंह गवर्नमेंट। ओकरन इबोबी सिंह गवर्नमेंट न्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो अपॉइंटेड थे न्यू, ऑन December 9 इट इशूड अ डैश नोटिफिकेशन, इट इशूड अ डैश नोटिफिकेशन। चलो देखते हैं क्या चीज है यहाँ पे, डैश नोटिफिकेशन। तो अब देखो अ लिखा है, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ से ना हिंट मिलता है हमको, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो अ लिखा हुआ है बेटा, एक मिनट ऊपर क्यों नहीं हो रहा, हाँ तो लिखा है यहाँ पे क्या, अ डैश नोटिफिकेशन फॉर द क्रिएशन अ स्पेशल नोटिफिकेशन लिव गैजेट डिटेल या आपका रिटेंटिव। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं पास करी होगी, गवर्नमेंट नहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे बताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अ गैजेट नोटिफिकेशन, गैजेट जो शब्द होता है गजेटेड ऑफिसर जिसको कहा जाता है, यानी कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, उस रैंक के जो वहाँ पे जिन्होंने सारी कमान संभाली है, तो उन ऑफिसर्स के द्वारा जो है क्या किया गया, तो नोटिफाई किया गया लोगों को, वो वाली बात है। तो इशूड अ डैश नोटिफिकेशन, तो गजेट नोटिफिकेशन किसको नोटिफाई किया गया, तो गजेट नोटिफिकेशन जारी की गई फॉर द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय बिफरकेटिंग 7 आउट ऑफ अ टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि 7 और नए डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे क्या किया गया, तो बनाने की बात कही गई, जिससे कि जो है लोगों तक वो चीजें पहुंच जाए और वो अपना जो है मतलब शांत हो जाए। ठीक है कि भाई उनके लिए एक अलग से प्लेस दे दिया गया है, ये उन तक पहुंचाने का था। आगे, नोटिफिकेशन फॉर द क्रिएशन ऑफ 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट बाय बिफरकेटिंग 7 आउट ऑफ द टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट, दिस डिसीजन, बिफरकेट का मतलब होता है अलग कर देना किसी चीज को, दिस डिसीजन हैड टू बी मच डू विद लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स, और ये जो है लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स में था, काफी लंबे समय से जो है ये डिमांड बनी हुई थी उनकी। ठीक है, डिमांड्स इन पर्टिकुलर फॉर अ न्यू कुकी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जहां पे कुकी की जो मेजॉरिटी है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर टू बी कार्व्ड आउट टू बी द लार्ज सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लार्जर सेनापति हिल डिस्ट्रिक्ट है उससे बिल्कुल अलग करके, एज विच विद ईजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू डैश एरियाज, तो एक्सेस टू ऑफशोर एरियाज या फार फ्लंग एरिया, आउटस्कर्ट, रिमोट एरिया, आपका सब्स्टिट्यूट। देखो एरिया मतलब एक तो होता है कि बेटा समुद्र से बिल्कुल अलग हटके, ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र से बिल्कुल अलग हट करके, फार फ्लंग, आउटस्कर्ट, रिमोटली आपका सेल्यूस्ट। चलो तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार फ्लंग कहां, हाँ सेकंड नंबर ये लिखा हुआ फार फ्लंग। अच्छा, मीनिंग के साथ समझो, देखो ऑफशोर का मतलब होता है समुद्र के तट से काफी दूर, समुद्र के तट से काफी दूर दराज में होना। फार फ्लंग का मतलब होता है जो काफी दूरी तक फैला हुआ हो। ठीक है, तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है काफी दूरी तक फैले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक वो चीज जो है वो जाए, इस चीज के लिए उन्होंने नए और 7 डिस्ट्रिक्ट की बात कही थी। ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट करवाया था। फार फ्लंग यानी दूर तक जाना। आउटस्कर्ट का मतलब होता है सरहद, सरहद मतलब किसी भी स्टेट का या किसी क्षेत्र की जो बाउंड्री होती है उसको आउटस्कर्ट कहते हैं, आउटस्कर्ट ऑफ बनारस, आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, आउटस्कर्ट ऑफ यूपी, मतलब बाहर का एरिया, सरहद यानी कि बॉर्डर एरिया, उसको आउटस्कर्ट कहते हैं। रिमोटली का मतलब होता है बेटा दूर से, यानी कि कोई दूर दराज का हिस्सा हो। सेचुरेट का मतलब होता है एकांत, यानी कि जहां पे और कोई ना आ सके, जहां पे आप अकेले हो, एकांतवासी बोलते हैं ना, उसी को एकांत कहा जाता है। चलो अब इसका एक काम करना, आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, तो इसका सेट नंबर 4 मैं आपको एज होमवर्क दूंगा, पीडीएफ आपको क्लास के बाद मिलेगी, तो उसको अच्छे से एक बार अपने आप से पढ़ना है। ठीक है, अपने आप से इसको बढ़िया तरीके से रीड करेंगे सारे बच्चे। अभी फिलहाल मैं सेशन को यहाँ पे मैं समाप्त करूंगा, मिलता हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में, तो वहां से इसको हम आगे बढ़ेंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहा क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर से क्लास ले रहा हूँ, आप भी दिख रहे होंगे, माइक दूसरा है, अलग टाइप का है, और आपके कमेंट्स भी ऊपर निकल जाते हैं, तो बार-बार मैं उसको नहीं डील कर पा रहा। चलिए तो फिलहाल अभी सेशन को एंड करता हूँ, मिलता हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, आपको बता देता हूँ कि आज तो एडिटोरियल नहीं हुई थी किसी रीजन से, जो कि मैं बिना रीजन बताया, बिना आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन के कभी ऑफ करता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैंने कल ही बता दिया था, लेकिन कल तो क्लास होगी आपकी, तो उसके लिए तो कोई वो है ही नहीं प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को द हिंदू एडिटोरियल की क्लास में अगर आप नहीं आते, कल से आना शुरू कर देना। उसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो सबसे पहले फ्री कोर्स पे क्लिक करना है, बैंकिंग में रोजगार बैंक जिस एप्लीकेशन पे आप पढ़ रहे हो, बैंक फाउंडेशन टेलीग्राम, यहाँ पे मिल जाएगा, एडिटोरियल एनालिसिस वगैरह में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको इसी क्लास के जो अभी आप क्लास ले रहे हो उसके ही साथ वाले फोल्डर में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अभी लैपटॉप मैंने न्यू लिया है, तो इस वजह से काफी भी सीखना ही पड़ रहा है मेरे को, तो जल्दी जल्दी पीडीएफ नहीं बना पा रहा, वरना मैं आप लोगों को पिछली शायद एक कोई द हिंदू एडिटोरियल की जो पीडीएफ परसों वाली नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि यहाँ पे सम्मान समारोह में हम सारे बिजी हो गए थे, जिसकी वजह से टाइम ही नहीं मिल पाया कि आपको उसकी पीडीएफ वगैरह दे पाए। तो इस वजह, और दूसरा कि लैपटॉप भी न्यू लिया है मैकबुक, तो उसको चलाना बहुत ही अलग ही टीडी की उसको अपने आप में चलाना, तो इस वजह से जो थोड़ा सा भी दिक्कत फेस कर रहा हूँ। तो अभी आपको कल से सारा का सारा चीज सिस्टमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।